है फॉर क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए। बात कर रहे हैं हम चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी का। दिस इज लेक्चर नंबर 3.3 एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ओम्स लॉ। और बेसिकली आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। सो ओम्स, बेसिकली ओम्स ने एक रिलेशन दिया था। ओम्स एक ओम एक क्या था, साइंटिस्ट था। अभी तक हमने बात की करंट इलेक्ट्रिसिटी की, इलेक्ट्रिक करंट की बात की। द रेट ऑफ फ्लो चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। तो जब कभी भी इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, फ्लो होंगे किसी कंडक्टर में। तो बेसिकली क्या होगा, जब वो फ्लो हो रहे होंगे तो क्या होगा, जो चार्ज होगा वो क्या होगा, आपस में कोलाइड होगा। और कोलाइड की वजह से, कोलिजन की वजह से क्या होगा, जो उसका मोशन है उसमें क्या आएगा, थोड़ा चेंज आएगा या थोड़ा पॉज आएगा। वही पॉज या वही रुकावट उसको हम क्या कहेंगे, रेजिस्टेंस कहेंगे। आप इसको कुछ ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे एक नदी बह रही है, ठीक है, कहीं नाला बह रहा है। अगर आप बीच में एक पत्थर लगा दें, एक बड़ा सा पत्थर डाल दिया आपने बीच में, तो क्या करेगा, उस नदी के फ्लो को क्या करेगा, वो रोकने का काम करेगा। या होता है उस नदी के फ्लो को, जो पानी निकल रहा है उसकी कहीं अगर एक दूसरा छोटा सा रास्ता ही बना रहा है, तो वहां से जो अमाउंट ऑफ जो फ्लो है वाटर का, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस का काम भी क्या है, कुछ इस तरह से ही है। रेजिस्टेंस का काम भी क्या है, उस फ्लो को क्या करना है, अपोज करना है। अब रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या करेगा, किसी भी कंडक्टर में जब इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को क्या करेगा, अपोज करेगा। तो ओम्स ने क्या बोला, ओम्स ने बोला एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट करंट। इसका मतलब क्या है, ओम्स ने क्या बोला कि जब किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है और उस कंडक्टर के एंड्स पे मैंने क्या कर रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कर रखा है, अप्लाई कर रखा है। तो जो उस टाइम पे पोटेंशियल डिफरेंस होगा, दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। इसका मतलब है अगर करंट की वैल्यू बढ़ेगी या पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ेगी तो करंट की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो इन दोनों में कैसा रिलेशन आया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। और इसके एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसमें बेसिकली हम बोलते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा किसी के कंडक्टर के एंड्स पे लगा हुआ, वो पोटेंशियल डिफरेंस होगा जो उस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर मैं इसको मैथमेटिकल टर्म में लिखूं तो क्या हो जाएगा, B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब क्योंकि यहां पे क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, तो अगर मैं इस प्रोपोर्शनल को हटा दूं तो क्या हो जाएगा, ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो ये जो R है, ये R बेसिकली है क्या, इट इज proportionality constant and known as, जो यहाँ पे R है ये क्या है, proportionality constant है। और बेसिकली हम इसी को क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। तो V इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, IR लिख सकता हूँ, या R इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, V अपॉन I। मतलब जो रेशियो है किसका, द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है। अब एक और चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं, आप देखें V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I है, अगर I बढ़ेगा तो V भी बढ़ेगा। अगर इन दोनों के बीच में ग्राफ ड्रॉ करूं, ठीक है, ये है V एंड दिस इज I, तो इनके बीच जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, ये स्ट्रेट लाइन। Now if I want to define what is resistance, so first of all the formula for resistance is V upon I. It is the ratio of potential difference to the electric current। ठीक है, यहाँ क्या है कि जो इलेक्ट्रिक करंट और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का जो रेशियो होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा, और उस कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। फिजिकली अगर मैं रेजिस्टेंस को डिफाइन करूं तो रेजिस्टेंस, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट अपोज द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू इट। अगर किसी कंडक्टर में क्या हो रहे हैं, चार्ज क्या हो रहे हैं, फ्लो हो रहे हैं, तो उस कंडक्टर की या उस कंडक्टर या उस मटेरियल जिस मटेरियल से वो कंडक्टर बना है, तो उसकी वो प्रॉपर्टी जो उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो को क्या कर रही है, अपोज कर रही है, उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक। अगर आप बात करें इसकी यूनिट की, तो इसकी जो SI यूनिट है, क्योंकि ये डिस्कवर किया था ओम्स ने, तो ओम को ऑनर देने के लिए क्या है, इसकी जो SI यूनिट है वो क्या है, ओम है। जो इसका सिंबल होता है वो क्या होता है, ओमेगा। ये किसको क्या बोलते हैं, ओम बोलेंगे, लेकिन जनरली इट इज ओमेगा। तो इसका जो सिंबल होता है ओमेगा होता है, इसको हम ओम भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, इसकी SI यूनिट है।
तो अगर मैं बात करूं 1 ओम की, तो 1 ओम का मतलब क्या है? व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट एंड द करंट इज 1 एम्पियर, तो वहां पे जितना रेजिस्टेंस होगा क्या होगा? 1 ओम। तो 1 ओम को अगर मैं लिखूं तो 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट पर एम्पियर। ठीक है। सो इफ एनी मटेरियल, कोई भी ऐसा मटेरियल दैट हैज सम रेजिस्टेंस, कोई भी ऐसा मटेरियल जिसके पास कुछ रेजिस्टेंस है, दैट इज नोन एज रेजिस्टर। जो इसका सिंबल होता है, सिंबल किसका? रेजिस्टर का, कैसा होता है? कुछ ऐसा होता है। अगर ऐसा है तो इसका मतलब क्या है? फिक्स रेजिस्टेंस है। और अगर कुछ ऐसा है, इसका मतलब क्या है? वेरिएबल है। ठीक है। ये क्या, अगर ऐसा दिया है तो फिक्स। तो अगर जनरली हम बात करें सिंबल ऑफ रेजिस्टर की या रेजिस्टेंस की, तो वो क्या होता है? ऐसा होता है। ठीक। अब बात करें डायमेंशन की, डायमेंशन ऑफ आर। तो देखिए आर इक्वल टू क्या होता है? बी अपॉन आर। ठीक है। तो पहले मैं बी की डायमेंशन निकाल लूं। बी इक्वल टू क्या होता है? वर्क डन मूविंग है चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, डब्ल्यू अपॉन क्यू। डब्ल्यू को क्या लिखता हूं मैं? वर्क ml2 t माइनस 2 अपॉन, अब Q, अब I इक्वल टू क्या होता है? Q अपॉन T। तो यहां से Q का निकालूंगा तो क्या हो जाएगा? I इंटू टी, या बेसिकली Q की जो डायमेंशन हो जाएगी क्या हो जाएगी? A इंटू टी। ठीक है। एम्पियर और टाइम। तो अगर यहां पे रखूं तो Q की क्या हो जाएगी? दैट इज A T। ठीक है। अगर इसको भी ऊपर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा? ये ml2, अब देखो t की पावर नीचे प्लस 1 है, ऊपर जाएगी तो माइनस 1 हो जाएगी, तो t की पावर माइनस 3 और a ऊपर जाएगा तो माइनस 1। तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ v। और i की डायमेंशन क्या होती है हमेशा? a, क्योंकि i क्या है? i क्या है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। तो अगर r इक्वल टू क्या होता है? v अपॉन i, मैंने वैल्यू रख दी, तो ये क्या हो गया? ml2t माइनस 3 a माइनस 1 अपॉन ए, क्योंकि करंट का क्या होगा? ए होगा। अगर ए को ऊपर भेज दूं तो क्या हो जाएगा? ml2t माइनस 3 a माइनस 2। तो ये जो है ml2t माइनस 3 a माइनस 2, ये क्या होगी? डायमेंशन होगी इसकी रेजिस्टेंस। नाउ लेट्स डिस्कस द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। सपोज कोई वायर है, उसमें कोई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है, तो रेजिस्टेंस किन की चीजों पे, उस वायर के किन की चीजों पे डिपेंड करेगा, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले नंबर 1 इज लेंथ, लेंथ ऑफ द वायर। ठीक है। दिस वायर में लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। इसका मतलब है कोई वायर जो जितना ज्यादा लंबा होगा वायर, उसका रेजिस्टेंस उतना ही क्या होगा? ज्यादा होगा। इट मींस द रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। अगर इसको मैं लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं? कुछ ऐसा लिख सकता हूं। मतलब लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। द सेकंड फैक्टर इज दैट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है? जनरली जैसे मार्कर है, ये तो लेंथ होगी, जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। अब इसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब है ये वाला एरिया। ये जितना ज्यादा चौड़ा होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, या जितना कम चौड़ा होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे कैसे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है? देखिए जो रेजिस्टेंस है ये क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शन। इनवर्सली प्रोपोर्शन का मतलब है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 1/8। देखिए इनवर्सली प्रोपोर्शन का मतलब क्या है? कि जितना ज्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जितना मोटा वायर होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। मतलब जितना ज्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, उसका रेजिस्टेंस उतना ही कम। एरिया बड़ी होगी तो रेजिस्टेंस कम होगा, एरिया छोटी होगी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर छोटा होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा? ज्यादा होगा। तो दिस इज द सेकंड फैक्टर, दैट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन which is directly proportional, आप इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्या, आप कह सकते हैं रेजिस्टेंस की। ठीक। थर्ड हमारा है नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर
थर्ड चीज है, तो रेजिस्टेंस है वो बेसिकली इससे भी डिपेंड करता है कि जो मटेरियल है वो आखिर किससे मिलके बना है या उसका जो नेचर है मटेरियल का वो क्या है। तो द थर्ड फैक्टर, द रेजिस्टेंस इज आल्सो डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल। फॉर एग्जांपल जो निक्रोम होता है, नाइक्रोम जिसको बोलते हैं जनरली, उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो 60 टाइम्स होता है किसके रेजिस्टेंस के, ऑफ कॉपर, Cu, ठीक है। जो कॉपर होता है, जो निक्रोम होता है, क्योंकि वो क्या है, निक्रोम अलग मटेरियल से बना हुआ है, बेसिकली एलॉय है, वेयरएज कॉपर क्या है, एक मेटल है। तो जो निक्रोम का रेजिस्टेंस होता है वो लगभग 60 टाइम्स ज्यादा होता है किसके रेजिस्टेंस के, कॉपर के। तो किस पे डिपेंड कर रहे हैं, किस मटेरियल से वो वायर या वो कंडक्टर बना हुआ है। तो नाउ लेट्स वी हैव टू इक्वेशन, जैसे मैंने आपको बताया दो रिलेशन है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर या ऑफ द वायर एंड रेजिस्टेंस इज आल्सो इनवर्सली टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर इन दोनों इक्वेशन को मैं कंबाइन करूं तो R को क्या लिख सकता हूं मैं, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन। अब क्योंकि ये प्रोपोर्शनलिटी के रिलेशन में है तो इसको हटाना पड़ेगा मुझे। तो जैसे ही मैं प्रोपोर्शनलिटी को हटाऊंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट दैट इज L अपॉन, ठीक है, क्या आ गया, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट दैट इज रो अपॉन रो इनटू L अपॉन A। ये जो रो है, रो, इसको क्या बोलेंगे हम, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, proportionality constant and it is known as the resistivity or specific resistance, ठीक है। जैसे मैंने क्या किया, प्रोपोर्शनलिटी को हटाया, वैसे ही हमें क्या आ गया, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मिल गया। तो दिस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज नोन एज रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड इट डिपेंड्स ऑन, और यू कैन से it is the property of the material। मतलब बेसिकली जो रेजिस्टिविटी है वो किसकी प्रॉपर्टी है, मटेरियल की प्रॉपर्टी है, ठीक। तो रेजिस्टिविटी के लिए अगर फॉर्मूला निकालो यहां से, तो रेजिस्टिविटी के लिए फॉर्मूला क्या आ जाएगा, रो इज इक्वल टू R A अपॉन, दिस इज द फॉर्मूला फॉर रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी बेसिकली क्या है, रेजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, मटेरियल की वो प्रॉपर्टी रहेगी, हर एक मटेरियल के लिए रेजिस्टिविटी सेम रहेगी। जैसे कोई कॉपर का वायर है तो कॉपर के लिए हमेशा रेजिस्टिविटी सेम रहेगी, ठीक है। या मैं बात करूं एल्यूमिनियम के लिए, एल्यूमिनियम कितने वायर ले लो आप, कितना लंबा लो कितना चौड़ा लो, उससे कोई मतलब नहीं है। तो जो रेजिस्टिविटी होगी एल्यूमिनियम के लिए हर एक के लिए क्या होगी, सेम होगी। तो अगर मैं डिफरेंस की बात करूं किसमें, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में, आर एंड रो में, तो बेसिकली जो आर है रेजिस्टेंस है, इट डिपेंड्स ऑन, दोनों है ही सेम, ठीक है दोनों आखिर में से, लेकिन जो रेजिस्टेंस है डिपेंड्स ऑन शेप एंड साइज। जो रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टेंस है वो किस पर डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन शेप एंड साइज। एंड रेजिस्टिविटी डिपेंड्स only on the nature of material and other physical quantities like temperature और प्रेशर। मतलब आर रेजिस्टेंस भी क्या करेगा, बेसिकली टेम्परेचर और रेजिस्टेंस प्रेशर पे डिपेंड करेगा। लेकिन बेसिक अगर डिफरेंस समझूं, अब मैं आपको एग्जांपल भी समझाऊंगा, एक डिफरेंस समझो, बेसिक जो रेजिस्टेंस होगा किसी भी वायर का वो डिपेंड करेगा किस पे करेगा, नेचर पे तो करेगा ही करेगा, लेकिन वो किस पे डिपेंड करेगा, और शेप और साइज में, कि वो वायर कितना लंबा है कितना मोटा है उस पर डिपेंड करेगा क्या, दिस रेजिस्टेंस। while the resistivity is only depends on the nature of the material and other physical quantities that is temperature and pressure। इसके लिए हमारे पास एक अलग से टॉपिक आएगा बाद में, तो हम उसमें कि वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी टेम्परेचर बाद में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम इसके लिए क्या निकाल सकते हैं, यूनिट निकाल सकते हैं। तो यूनिट क्या हो सकती है इसकी, देखिए रो इक्वल टू क्या था, आर एल अपॉन एन, आर ए अपॉन एन। आर की जो यूनिट होती है क्या होती है, ओम, एरिया मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल हो गया तो क्या आ गया, ओ। तो जो यूनिट होगी इसकी, जो यूनिट होगी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी की, वो बेसिकली क्या होगी, ओम मीटर। एंड दिस ओम मीटर इज द एसआई यूनिट ऑफ रो और रेजिस्टिविटी। तो
रेजिस्टेंस और रेसिस्टिविटी डिफरेंस को एक ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे मेरे पास कोई वायर थी, कोई वायर है जिसकी इनिशियली लेंथ कितनी है L, और वो किससे मिलके बना है, सपोज कॉपर का वायर है मेरे पास, कॉपर का वायर है, कॉपर से मिलके बना हुआ है, उसका वायर का जो लेंथ है वो है L है, और एरिया है या वायर है L, वायर की जो लेंथ है वो क्या है L, L क्या है लेंथ। अब लेंथ को क्या कर दिया, सपोज डबल कर दिया, लेंथ इज डबल। अब लेंथ को डबल कर दिया तो व्हाट इज द न्यू रेजिस्टेंस, उस वायर का न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा, वो हमसे क्वेश्चन पूछा जाए। एंड व्हाट इज द रेजिस्टिविटी, मतलब कोई वायर था मेरे पास, कॉपर का वायर था, उसका लेंथ था इनिशियली L, अब मैंने उसको क्या कर दिया 2L कर दिया, दुगना लेंथ कर दिया, दुगना कर दिया, तो मुझसे क्वेश्चन पूछा गया कि उसका जो नया रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा और रेजिस्टिविटी क्या होगी। तो देखिए जो रेजिस्टेंस का बेसिकली जो फॉर्मूला होता है हमारे पास वो क्या होता है, R इक्वल टू क्या होता है रो L अपॉन A। तो ये क्या था इनिशियली ओरिजिनल रेजिस्टेंस, ये था ओरिजिनल, ये था R इक्वल टू रो L अपॉन A, ठीक है। अब क्वेश्चन आया, जैसे ही मैंने इसकी लेंथ को क्या किया दुगना कर दिया, तो सपोज जो लेंथ को क्या कर दिया L डैश मैंने मान ली, और वो कितनी होगी 2L। अब देखिए किसी भी वायर का जो वॉल्यूम होगा यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ द वायर, वो हमेशा क्या होगा ठीक है। वॉल्यूम ऑफ द वायर कांस्टेंट होने का मतलब है अगर लेंथ बढ़ रही है तो एरिया क्या होगी चेंज होगी, अब चेंज एरिया चेंज हो रही है तो लेंथ में भी चेंज आएगा, तो दोनों में चेंज आएगा। लेकिन चेंज कैसे आएगा, उसका वॉल्यूम जो है वो क्या रहेगा, हमेशा उतना ही रहेगा जितना था, कांस्टेंट रहेगा। तो अगर यहाँ पे लेंथ दो दुगना हो रहा है तो इट मींस क्लियर कि जो उसकी एरिया होगी वो भी क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा। अगर लेंथ बढ़ रही है तो एरिया क्या हो जाएगा, दुगनी हो रही है तो एरिया क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा। तो जो न्यू रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, सपोज R डैश। अब क्योंकि अब देखिए रेजिस्टिविटी क्या होगी, देखिए वायर जो है बेसिकली किससे बना हुआ है, कॉपर से मिलकर बना हुआ है, और कॉपर क्या है मटेरियल, एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे जो रेजिस्टिविटी होगी वो क्या होगी सेम, रेजिस्टिविटी क्या होगी सेम, क्योंकि जो मटेरियल है वायर का वो क्या है कॉपर है। तो रेजिस्टिविटी क्या है बेसिकली द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, तो रेजिस्टिविटी सेम रही, तो न्यू रेजिस्टेंस क्या आएगा रो L डैश अपॉन A डैश, या वैल्यू रखी रो L की जगह रख दिया 2L और इसकी रख दिया A/2। अगर ये 2 को ऊपर भेज दूं तो क्या हो गया रो L अपॉन A इंटू, और ये किसकी वैल्यू है बेसिकली, ये हमारे पास ओरिजिनल रेजिस्टेंस की वैल्यू। तो जो R डैश आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो इससे आप ये देख सकते हैं कि जैसे मैंने लेंथ को दुगना किया, लेंथ बढ़ाई तो आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस बढ़ गया, लेकिन रेजिस्टिविटी में कोई चेंज आया नहीं आया। क्यों चेंज नहीं आया, क्योंकि रेजिस्टिविटी क्या है बेसिकली द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। तो ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी वी कैन आल्सो डिफाइन द कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी, ठीक है। जो कंडक्टेंस है, जो कंडक्टेंस है वो क्या होगा, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। मतलब जितना ज्यादा रेजिस्टेंस, अगर जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना कम कंडक्टेंस। कंडक्टेंस का मतलब क्या है कि द ईज, कितनी आसानी से इलेक्ट्रिक चार्ज क्या हो सकती है फ्लो हो सकती है। अब बहुत बड़ा पत्थर रख दिया या मतलब बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस हो गया तो जो फ्लो होगा वो क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। तो कंडक्टेंस क्या हो जाएगा कम हो जाएगा कब, जब रेजिस्टेंस को हम क्या होंगे बढ़ा देंगे। तो बेसिकली इसको आप लिख सकते हैं G, इसका जो सिंबल होता है G इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द R। अगर इसकी यूनिट बात करो यूनिट की, ऐसा यूनिट तो क्या होगी, देखो यहां पर ओम इनवर्स क्या होगी, ओम इनवर्स, इसको ये लिख सकता हूं मैं ओम इनवर्स, या इसको क्या लिखते हैं महो भी लिख सकते हैं MHO। इसको लिखने का तरीका क्या है महो, MHO महो भी लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं साइमन भी लिख सकते हैं। तो ये सब किसकी यूनिट है, इस कंडक्टेंस की क्या है यूनिट है, ओम इनवर्स भी हो सकता है, महो भी हो सकता है और साइमन भी हो सकता है। साइमन एक साइंटिस्ट था, ठीक है, तो उसका थोड़ा कंफ्यूजन था तो उसको भी ऑनर देने के लिए इसका एक यूनिट क्या दे दिया गया, साइमन दे दिया गया। अब बात करें कंडक्टिविटी की, तो कंडक्टिविटी इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टिविटी। मतलब जितनी ज्यादा रेजिस्टिविटी उतना कम कंडक्टिविटी, या जितनी कम कंडक्टिविटी जितनी कम रेजिस्टिविटी उतनी ज्यादा कंडक्टिविटी।
तो बेसिकली जो मेटल्स होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, तो उनके लिए जो रेजिस्टिविटी होती है बहुत कम, ना के बराबर होती है, ठीक है। तो जितनी ज्यादा रेजिस्टिविटी उतनी कम कंडक्टिविटी, ठीक है। इसका जो सिंबल होता है सिग्मा होता है, सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी। जिसकी यूनिट होती है क्या होगी, इसकी क्या होती है ओम मीटर, तो इसकी क्या होगी ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या इसको कह सकते हैं महो पर मीटर या साइमन पर मीटर या एस पर मीटर। तो ये सब क्या है इसकी यूनिट्स। तो देयर इज अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी एक्चुअली है क्या, देखिए कोई एक पर्टिकुलर एरिया, जैसे वायर, ये मेरे पास क्या है पेन है, ये नल देखा आपने, नल देखा है ना, एक नल देखा आपने, नल का एक क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया होता है, पानी जिससे निकलता है, तो पानी क्या होगा उससे बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो ऐसे क्या होगा, कोई भी कंडक्टर होगा तो उस कंडक्टर का क्या होगा एक क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, तो उससे क्या निकलेगी इलेक्ट्रिक करंट बाहर निकलेगी, जैसे इलेक्ट्रिक करंट क्या होगी बाहर निकलेगी, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट क्या होगी बाहर निकल रही किसी एरिया से। तो जो करंट डेंसिटी क्या है, तो करंट डेंसिटी है वो बेसिकली क्या है, द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू ए यूनिट एरिया इज नोन एज करंट डेंसिटी। और कैसे फॉर्म फ्लो होगा, नॉर्मल, जैसे ये क्या है, ये मेरा हाथ है, ठीक है, ये इसका क्या है नॉर्मल है, तो पाइप का भी क्या होगा, जो फुल क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया होगा उसका नॉर्मल होगा, उस नॉर्मल से क्या होगा वो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगी, जैसे पानी निकलता है ऐसे निकलता है इससे, तो कहां से निकल रहा है नॉर्मल से। तो मतलब करंट डेंसिटी का मतलब क्या है, द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू अ यूनिट एरिया इज नोन एज करंट डेंसिटी। अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूं तो बेसिकली इसको जे से डिनोट करते हैं, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो बेसिकली अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूं तो जे इक्वल्स टू क्या होता है, करंट डेंसिटी इज इक्वल्स टू करंट अपॉन एरिया, एरिया वेक्टर भी इसको कह सकता हूं मैं, तो जे इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका आई अपॉन ए, या जनरली जे इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आई अपॉन मान, मींस करंट फ्लोइंग परपेंडिकुलरली थ्रू एनी एरिया दैट इज नोन एज करंट डेंसिटी। और अगर इसकी यूनिट निकालूं तो यूनिट क्या आ जाएगी इसकी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। तो जैसे मैंने आपको बताया जे इक्वल्स टू क्या हो गया आपका आई अपॉन ए, एरिया वेक्टर, ठीक है। तो बेसिकली अगर आई इक्वल्स टू निकाल दो क्या हो सकता है, जे और ए का क्या हो सकता है डॉट प्रोडक्ट हो सकता है। डॉट प्रोडक्ट का मतलब जो करंट है वो क्या होगी स्केलर होगी, इसकी यूनिट जैसे मैंने आपको बताया यूनिट क्या होगी इसकी, इस जे की वो क्या होगी एम्पियर मीटर स्क्वायर इनवर्स, ठीक है, क्योंकि अपॉन में ये है, यहाँ पे देखा अपॉन में है तो इसकी क्या हो जाएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर इनवर्स। तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट रेजिस्टर। तो बेसिकली हमारे पास दो टाइप्स के रेजिस्टर होते हैं, एक होता है वायर बाउंड रेजिस्टर्स और एक होता है कार्बन रेजिस्टर। जो वायर बाउंड रेजिस्टर्स होते हैं बेसिकली ज्यादातर हम लैब में यूज करते हैं इनको, ठीक है, और जो कार्बन रेजिस्टर्स हैं वो बेसिकली हम यूज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है आपने देखा होगा वहां पर क्या होता है, कुछ एक इस तरह का होता है, एक ऐसा कुछ बना होता है और उसमें कुछ कलर लगे हुए होते हैं, ठीक है, तो ये क्या होते हैं कार्बन रेजिस्टर होते हैं। तो जो वायर बाउंड रेजिस्टर होते हैं उसमें क्या होता है, बाय वाइंडिंग द वायर्स ऑफ एलॉय लाइक मैग्नीट ऑन इंसुलेटिंग बेस। हमारे पास कोई एक इंसुलेटिंग बेस है, उसमें क्या करता हूं मैं वायर को लपेट देता हूं, और वो वायर कौन सा होता है बेसिकली एलॉय होना चाहिए, और एलॉय जैसे कि मैग्नीट होता है, क्यों होता है बाद में कहीं पे हम डिस्कस भी करेंगे इसको, ठीक है। तो मैग्नीट होता, मैग्नीट की वायर को लपेट के हम कोई एक चीज किसी इंसुलेटिंग बेस पे मैग्नीट की वायर लपेट दें तो क्या बन जाता है, क्या बन जाता है दैट इज वायर बाउंड रेजिस्टर्स। और दूसरा हमारे पास है कार्बन रेजिस्टर्स। तो जो कार्बन रेजिस्टर बेसिकली क्या होता है मेड फ्रॉम द कार्बन मिक्सचर, उसको हम क्या करते हैं कार्बन मिक्सचर की हेल्प से उसको क्या करते हैं बनाते हैं, एंड इट इज बेसिकली यूज्ड इन द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो स्टूडेंट्स बेसिकली जो ये टाइप के रेजिस्टेंस है ये क्या है कार्बन रेजिस्टेंस है। आप देख सकते हैं जो ये मिक्सचर बना हुआ है इसमें क्या है, आप देख सकते हैं इसमें क्या है ये कार्बन से मिलके बना हुआ है, और इसमें कुछ क्या हुई है कलर कोडिंग हुई है, देख सकते हैं आप डिफरेंट कलर क्या हुए हैं यहाँ पर यूज हुए हैं। तो मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि जो कलर कोडिंग है वो कार्बन रेजिस्टर की, कैसे हम कलर के बेसिस पे हम ये बता सकते हैं कि इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, वो अभी आपको मैं बताने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले आप देख लें कार्बन रेजिस्टर कुछ ऐसे होते हैं। आप लोगों ने बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स पे रेडियो वगैरह जो घर पे आपके बेसिकली होते हैं वहां पे ये चीजें लगी हुई देखी होंगी। तो लेट्स टॉक अबाउट द कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रेजिस्टर। जैसे कि मैंने आपको अभी दिखाया कि जो कार्बन रेजिस्टर होते हैं कुछ इस टाइप के होते हैं, और उसमें क्या होता है डिफरेंट के क्या होते हैं कलर होते हैं। जैसे सबसे पहला कलर
जो सबसे पहला कलर होता है वो क्या शो करता है आपका फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर। वो क्या, जो सबसे फर्स्ट कलर होगा वो क्या करेगा आपका फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर को शो करेगा। जो सेकंड आपका किस एक सेकंड कलर और होगा वहां पर, वो क्या शो करेगा आपका सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर को शो करेगा। फिर उसके बाद एक और थर्ड कलर होगा तो वो क्या शो करेगा डेसिमल मल्टीप्लायर को शो करेगा। अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे। और जो एक लास्ट कहीं पे एक लास्ट थोड़े से डिस्टेंस के बाद एक क्या होगा, एक सिंगल कलर होगा या कहीं पे नहीं भी हो सकता है। तीन कलर तो ऑब्वियसली होंगे ही होंगे। चौथा कलर जो है शो करता है टॉलरेंस को, तो ये हो भी सकता है कहीं पर और नहीं हो सकता। तो कैसे हम आज इस कार्बन रेजिस्टर की कलर कोडिंग करेंगे, मैं उसके बारे में थोड़ा क्या आपको बताना चाहूंगा। तो लेट्स डिस्कस अबाउट द कलर कोडिंग। तो ये कुछ हमारे पास क्या है कलर है, जो कलर यहाँ पे क्या होंगे उस रेजिस्टर में कार्बन रेजिस्टर में लगे होंगे। तो उन कलर का मतलब क्या है, ठीक है, फर्स्ट प्लेस पे होंगे सेकंड प्लेस पे होंगे तो क्या शो करेंगे आपके पास नंबर शो करेंगे। तो मान लीजिए अगर ये कलर फर्स्ट सेकंड प्लेस में है तो अगर ब्लैक कलर है तो उसके लिए 0, देन ब्राउन, ब्राउन के लिए 1, रेड के लिए 2, ऑरेंज के लिए 3, येलो के लिए 4, ग्रीन के लिए 5, ब्लू के लिए 6, वायलेट के लिए 7, ग्रे के लिए 8 एंड व्हाइट के लिए 9। कब, जब ये कहां पर होंगे नंबर 1 या नंबर 2 पे हो, फर्स्ट और सेकंड पे हो। अगर मान लीजिए यही कलर क्या है थर्ड पे हो तो थर्ड वाला क्या शो कर रहा है यहाँ पे डेसिमल मल्टीप्लायर। अगर यही कलर थर्ड पे होंगे तो वो क्या शो करेंगे, अगर मान लीजिए थर्ड में ओ 0 है तो मल्टीप्लायर क्या शो करेगा आपके पास 10 की पावर 0। अगर ब्राउन है तो 10 की पावर 1, रेड है तो 10 की पावर 2, ऑरेंज है तो 10 की पावर 3, येलो है तो 10 की पावर 4, और आपका ग्रीन है तो 10 की पावर 5, ब्लू है तो 10 की पावर 6, वायलेट है तो 10 की पावर 7, ग्रे है तो 10 की पावर 8 और व्हाइट है तो 10 की पावर 9 शो करेगा। और जो फोर्थ बैंड होता है आपका, मैंने जैसे कि आपको बताया, वो क्या शो करता है आपके पास टॉलरेंस शो करता है। तो अगर वहां पे गोल्ड कलर बना हुआ है तो इसका मतलब जो टॉलरेंस है वो क्या है 5% है। अगर वहां पे सिल्वर कलर है बना हुआ तो इसका मतलब जो टॉलरेंस है वो क्या है आपकी 10% है। अगर मान लीजिए सिर्फ 3 कलर है और चौथा कलर है ही नहीं तो उसके लिए कितना होगा 20%। तो अब ये क्या है अभी भी आपको समझ नहीं होगा, अब समझने की बारी अब है। अब कैसे समझेंगे देखिए इसको। अब मैं ये मिटा दूं, ठीक है, सब मैंने मिटा दिया। अब सपोज फर्स्ट पे आपको दे रखा है, जो फर्स्ट है आपका सपोज वो क्या है आपका, आप क्या सपोज रेड कलर है जो आपको रजिस्टर दिया हुआ है, ठीक है कार्बन रजिस्टर, उसमें जो फर्स्ट जो लाइन बनी है वो किसकी है रेड कलर की है। जो आपके पास दूसरी लाइन है सपोज आपकी है ऑरेंज कलर की, और जो थर्ड आपके पास ये वाली ये सपोज आपकी व्हाइट कलर की, और ये टॉलरेंस आपको दे रखा है, ये जो फोर्थ वाला बैंड है ये सपोज आपके पास है गोल्ड कलर का। समझ रहे हैं आप, जो फर्स्ट आपका जो फर्स्ट था ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड लाइन है और ये फोर्थ। तो फर्स्ट क्या है रेड, रेड वाला फर्स्ट है, सेकंड क्या है ऑरेंज है, थर्ड क्या है व्हाइट है और फोर्थ वाला क्या है गोल्ड है। तो अब इसी कलर कोडिंग हम कैसे करेंगे। तो देखिए फर्स्ट वाला क्या शो करता है आपका, फर्स्ट के दो क्या शो करते हैं आपके सिग्निफिकेंट फिगर। तो रेड के लिए सिग्निफिकेंट फिगर क्या है 2, इसके लिए इसका जो रेजिस्टेंस होगा आर क्या होगा, फर्स्ट क्या हो गया 2। फिर दूसरा सिग्निफिकेंट फिगर, फिर दूसरा वाला भी क्या करता है सिग्निफिकेंट शो करता है। दूसरा वाला क्या है आपका ऑरेंज, और ऑरेंज के लिए क्या है हमारे पास 3। तो 23 तो इसका क्या आ गया रेजिस्टेंस आ गया। अब देखना है थर्ड प्लेस पे क्या है, थर्ड लाइन क्या है व्हाइट कलर की। अब थर्ड वाला क्या शो करता है आपके पास डेसिमल मल्टीप्लायर। तो व्हाइट के साथ डेसिमल मल्टीप्लायर क्या होता है 10 की पावर 9 इनटू क्या हो जाएगा इसके पास 10 की पावर 9, 23 इंटू 10 की पावर 9। फिर जो टॉलरेंस है, अब यहाँ पे कौन सा कलर है गोल्ड कलर है, तो टॉलरेंस क्या हो जाएगी यहाँ पर प्लस माइनस 5%। ठीक है, मान लो यहाँ पर ये कलर नहीं होता, ये कलर नहीं होता तो यहाँ पे क्या हो जाता प्लस माइनस 20% हो जाता। तो आप समझ गए होंगे। एक बार और मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए रजिस्टर है कार्बन रजिस्टर है, उसमें क्या दिए हुए कुछ लाइन कलर एक सर्कल दिया हुआ हर एक कलर का, जैसे मैंने आपको दिखाया। तो हर एक कलर का क्या है अपना अपना एक मतलब है। जैसे अगर फर्स्ट लाइन आप अगर कहीं पे ब्लैक है, फर्स्ट के दो लाइन में कोई भी ब्लैक है तो 0 शो करेंगे, नंबर शो करेंगे। अगर थर्ड पे प्लेसेस पे कलर है तो मल्टीप्लाई ये शो करेंगे, और कुछ हमारे पास ऐसे कलर है तो क्या शो करेंगे शो करेंगे। ठीक है, तो इनकी हेल्प से मैं क्या कर सकता हूँ किसी भी रजिस्टर का क्या निकाल सकता हूँ रेजिस्टेंस निकाल सकता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया फर्स्ट रेड वाला लाइन बनी थी, दूसरा ऑरेंज की लाइन बनी थी, तीसरा व्हाइट की लाइन बनी थी और चौथा गोल्ड की लाइन बनी थी। तो ये निकालने जो मेरे पास रेजिस्टर आया रेजिस्टेंस आया इस कार्बन रेजिस्टर का वो कितना आया 23 इंटू 10 की पावर 9 प्लस माइनस 5%।
तो क्योंकि ये कलर हमारे पास बहुत सारे हैं तो इनको याद करने में आपको बड़ी दिक्कत होने वाली है, तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताना चाहता हूँ। देखिए कलर है, हर कलर का एक अपना अपना नाम है, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे एंड व्हाइट। तो मैं क्या करता हूँ, एक मैंने कुछ तैयार कर लिया है। सपोज ये क्या है, मैं इसको याद करने के लिए जनरल से आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। तो क्या है, देखो, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड वेरी गुड वाइफ। क्या है हमारे पास, बीबी रॉय एक नाम है, ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड वेरी गुड वाइफ। देखिए जो हैड और ऑफ ये हम बेसिकली यूज करते हैं, तो बेसिक जो वर्ड है वो क्या है, बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड एंड वाइफ। तो जो बी है इस बेसिकली क्या है, ये क्या शो करता है आपके पास, ब्लैक, तो ये क्या शो करेगा, 0। बी दूसरा क्या करेगा, ब्राउन है, 1। तीसरा है रेड, ये क्या शो करेगा, 2। फोर्थ है ऑरेंज, तो ये क्या शो करेगा, 3। वाई, बीबी रॉय का वाई क्या शो करेगा, येलो, इसके लिए 4। ऑफ को हम लेंगे नहीं, ग्रेड का क्या लेंगे, ग्रीन, तो ग्रेड के लिए क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ब्रिटेन का हम बी ले लेंगे, ग्रेड का जी ले लेंगे, ठीक है, इसके लिए क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। हेड को मैंने छोड़ दिया, वेरी, बी का वॉयलेट, 7, गुड का जी, ग्रे, 8, और वाइफ का वाइट, और इसका 9। तो ये क्या हो गया, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड वेरी गुड वाइफ। ठीक है, मतलब बीबी रॉय, बी ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ऑफ छोड़ दिया, ग्रेट का जी, ग्रीन, ग्रेट का मतलब 5, ब्रिटेन बी ब्लू, 6, हेड को मैंने छोड़ दिया, वेरी बी वॉयलेट, 7, गुड जी मतलब ग्रे, 8, और वाइट का मतलब वाइफ का मतलब उसका मतलब वाइट, तो उसका मतलब 9। अगर मल्टीप्लाई में बात करूं, 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, 10 की पावर 5, 10 की पावर 6, 10 की पावर 7, 10 की पावर 8, 10 की पावर 9। तो ट्रिक क्या है, आपको क्या याद करना है, बीबी रॉय, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ऑफ को छोड़ देना है, ग्रेट ब्रिटेन से, ग्रेट से जी ले लेना है, ब्रिटेन से बी ले लेना है, हैड को छोड़ देना है, वेरी से बी ले लेना है, गुड से जी ले लेना है, और वाइफ से डब्ल्यू ले लेना है। तो ये क्या है, उसके जो शॉर्टकट है, ये क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को क्या करेंगे, शो करेंगे। तो इस ट्रिक से आप क्या कर सकते हैं, इन चीजों को बेसिकली आप याद कर सकते हैं। गोल्ड 5% है, जनरली आपको याद हो जाएगा, सिल्वर 10% है, और अगर कोई कलर नहीं दिया तो उसका मतलब वहां पे क्या होगा, हम ±20%। तो एक और एग्जांपल आपको बता दो, जैसे मेरे को एक रेस्टोरेंट दिया है, अब इसमें 3 कलर दिए हैं, सब क्या रेड है, रेड। तो फर्स्ट क्या करता है, सिग्निफिकेंट फिगर, तो इसका रेस्टोरेंट कितना हो गया, फर्स्ट रेड का मतलब 2, सेकंड भी सिग्निफिकेंट करता है 2, थर्ड भी करता है मल्टीप्लाई करता है डेसिमल 10 की पावर 2, अब कोई कलर नहीं है तो ±20%। तो ऐसे क्वेश्चन काफी होंगे, आपको हो सकता है रेस्टोरेंट दिया हो और कलर कोडिंग करनी है, तो आपको पता है 2 4 रेड, तो दो पहले के 2 रेड हो गए, तीसरा 10 की पावर 2 है, तो ये भी रेड के लिए आएगा, तो तीसरा भी रेड हो गया, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस टॉलरेंस के लिए 20% है, तो 20% के लिए क्या होता है, नो कलर, तो आप इसको कर सकते हैं। तो बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है और कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको ये चीज समझ आ गई, कैसे हम किसी भी रजिस्टर की क्या कर सकते हैं, कलर कोडिंग कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक हिट कर दीजिए और मेरे चैनल को शेयर कीजिए,